गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। तिरुपति का गोड़ गोड़ बोला। सेम टू यू सर। थैंक यू बेटा। आज के दिन सभी लोग मीठा मीठा बोलना चाहिए। इसका मतलब ऐसा नहीं कि आज के दिन बोलना चाहिए, हर वक्त के लिए बोलना चाहिए। ओके। मकर संक्रांति, लोहरी की भी हार्दिक शुभकामनाएं, पोंगल की भी हार्दिक शुभकामनाएं। ऑल ओवर इंडिया में आज का डे कोई ना कोई एज अ फेस्टिवल मनाया जाता है। तो आप सभी को आज के दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हम लोग इसी के साथ कंटिन्यूटी को कंटिन्यू करेंगे। सो माय स्टूडेंट, कल हम लोगों ने कंटिन्यूटी स्टार्ट की थी, रिपीट की थी, और उसमें डेफिनेशन के साथ, डायग्राम के साथ में समझ लिया था। फिर उसके अंदर डिसकंटिन्यूटी की डेफिनेशन समझी थी। कंटिन्यूटी यानी क्या? अगर उसका ऐसा ग्राफ कंटिन्यूस है तो कंटिन्यूटी रहेंगी, फंक्शन की कंटिन्यूटी रहेंगी। लेकिन अल्जेब्रिकली कैसे समझना? तो हम लोग लिमिट निकालेंगे, लिमिट और वैल्यू इक्वल है तो फंक्शन कंटिन्यूअस है। कभी कभी एक लिमिट निकालेंगे, कभी दो लिमिट निकालेंगे। दो लिमिट कब निकालेंगे? जब ऐसे पीस वाइज फंक्शन दिया रहेगा, ब्रेक ब्रेक में दिया हुआ रहेगा, 0 से 1, 1 से 2 में ऐसा ब्रेक में दिया हुआ रहेगा। तो इस वक्त हम लोग ऐसे दो लिमिट निकालेंगे और वैल्यू निकालेंगे, तीनों इक्वल होना। ओके। फिर डिसकंटिन्यूटी कब रहेगा? जब कंटिन्यूस नहीं है तो डिसकंटिन्यूस है। डिसकंटिन्यूस कब कब रहेगा? जब जब लिमिट और वैल्यू इक्वल नहीं है, दोनों लिमिट इक्वल है लेकिन वैल्यू इक्वल नहीं है, या दोनों लिमिट इक्वल नहीं है तब भी डिसकंटिन्यूस रहता है। तो फिर टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी क्या है? तो हमने टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी स्टडी की थी, जिसमें पहली आई थी जंप डिसकंटिन्यूटी, एल माइनस इज नॉट इक्वल टू एल प्लस। और फिर दूसरी आता हमने रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। और ये दोनों समझने के लिए हमने बहुत बढ़िया एक लाइव एग्जांपल से इसको समझ लिया था। यहां तक कोई किसी को डिफिकल्टी है क्या? नो सर। ओके, वेरी गुड, सारे क्लियर है। मुझे मैसेजेस भी आ रहे हैं, बहुत बढ़िया। चैट बॉक्स में काफी लोग मैसेज डाल रहे हैं। हाँ, तो सुनो, अभी यहाँ पर रिमूवेबल क्यों है? जंप तो समझ में आ गया था कल तुम्हारे, इस केस में जंप हो रहा था, है ना? तो इस केस में जब जंप हो रहा था इसलिए जंप डिस्कंटिन्यूटी, जिसमें एल माइनस एल प्लस से इक्वल नहीं रहेगा, एल माइनस एल प्लस से इक्वल नहीं रहेगा, तब रहेगा जंप डिस्कंटिन्यूटी। लेकिन सोचो, एल माइनस एल प्लस इक्वल है लेकिन एफ ऑफ ए से इक्वल नहीं है, तब हम कहेंगे रिमूवेबल। तो रिमूव कर सकते हैं एफ ए की वैल्यू चेंज करके, जिसे कहेंगे आर डी, रिमूवेबल डिस्कंटिन्यूटी, जेडी जंप डिस्कंटिन्यूटी, या इसी को कहते हैं इरिमूवेबल डिस्कंटिन्यूटी, आईडी, रिमूवेबल, इरिमूवेबल। ओके, क्लियर हो गया ना यहां तक? तो अब इसके Yes, sir. आगे और एक डिस्कंटिन्यूटी है, इसे कहते हैं इनफाइनाइट डिस्कंटिन्यूटी। वो भी देख लेते हैं। बहुत सिंपल है, उसके वर्ड में ही है, उसके मीनिंग में मतलब नाम में ही छुपा है उसका मतलब। साकेत, तो हमें देखना है अभी डिसकंटिन्यूटी में इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी। हाँ, नेक्स्ट अपना टॉपिक जो है वह है इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी। थर्ड नंबर, इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी। अब ये इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी क्या चीज है? तो इट्स वेरी सिंपल, बहुत सिंपल लैंग्वेज में है, नाम में ही छुपा है कि ये इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी कब ऑकर होगी।
तो वेरी सिंपल, एंड इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी occurs at x equal to at a point A if one of the limit is infinity, मतलब either लेफ्ट हैंड लिमिट, शॉर्टकट में लिखो पहले, एल माइनस इंफिनिटी होना चाहिए, चाहे प्लस इंफिनिटी या माइनस इंफिनिटी, और एल प्लस इंफिनिटी होना चाहिए, माइनस इंफिनिटी। और है, और का मतलब दोनों भी रहे तो भी, दोनों में से एक भी रहा तो भी, मतलब जो भी लिमिट निकालोगे तुम लोग वो क्या होना चाहिए, इनफाइनाइट होना चाहिए, आइदर पॉजिटिव इंफिनिटी और नेगेटिव इंफिनिटी। तो इट मींस क्या रहेगा वो, इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी। इतना सिंपल सा मीनिंग है। तो जब भी लिमिट निकालोगे उसका आंसर अगर इंफिनिटी आ रहा है तो हम लोग कहेंगे ये किस टाइप की डिसकंटिन्यूटी है, इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी। बोलो यहां तक क्लियर हो गया। अब ये जो हम लोग स्टडी कर रहे हैं टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी स्टडी कर लिया है। ओके, नेक्स्ट डेफिनेशन देखो, हमने कंटिन्यूटी की डेफिनेशन देखी, हमने उस पर से डिसकंटिन्यूटी की देखी, और डिसकंटिन्यूटी के टाइप देख लिए, तीनों टाइप हो गए। अब आते हैं हम लोग फिर से डेफिनेशन पर। कंटिन्यूटी फ्रॉम राइट, राइट साइड ओनली है, मतलब पॉइंट नंबर थर्ड, कंटिन्यूटी फ्रॉम राइट, राइट मतलब राइट साइड है। तो इसका मतलब क्या, तो इसका बहुत सिंपल सा मीनिंग है, अ फंक्शन fx is continuous from right, right side at x equal to a, यानी a point पर, even only if limit extends to a plus fx is equal to f of a, यानी वैल्यू और राइट साइड लिमिट, राइट साइड लिमिट और वैल्यू ये दोनों इक्वल होनी चाहिए। सिंपल सा मीनिंग है। इसको समझने के लिए मैं तुम लोगों को डायग्राम निकाल के देता हूं, बहुत आसान हो जाएगा समझना इसको। डायग्राम निकाल के दो, ध्यान दो। ओके, और इस पे ग्राफ निकालेंगे हम लोग। हाँ, ये इस तरह से, यानी एफ एक्स राइट साइड से आ रहा है, तो ये हो गया उसका राइट हैंड लिमिट, और ये डार्क वैल्यू यानी क्या है, एफ ए, एफ ए, और ये दोनों इक्वल है, और लेफ्ट हैंड लिमिट पता नहीं कहां है, वो यहां पर भी हो सकता है, यहां पर भी हो सकता है, वो कहीं पे भी होगा, लेकिन ये दोनों कंफर्म है। यानी क्या हुआ, इसका मीनिंग क्या हुआ, व्हाट वी कैन से हियर, कि एफ राइट की साइड से वैल्यू और राइट हैंड लिमिट इक्वल होना चाहिए, एफ की वैल्यू और राइट हैंड लिमिट इक्वल होना चाहिए। बोलो क्लियर हुआ क्या, कम ऑन। यस सर। ओके, पक्का। यस सर। हाँ, Yes, ऐसा sir. ही, ऐसा ही मुझे बताओ कि अगर मैंने कहा मुझे चाहिए अप कंटिन्यूटी फ्रॉम लेफ्ट, तो जमेगा। नंबर फोर्थ, if I want continuity
फ्रॉम लेफ्ट, तो क्या डेफिनेशन बनेगी? A function is continuous from the left at x. हाँ वेरी गुड, बिल्कुल सही जा रहे हो, बिल्कुल सही जा रहे हो। यहाँ Extend. लेफ्ट आएगा, बराबर है, राइट की जगह लेफ्ट आएगा, यहाँ प्लस की जगह माइनस माइनस आएगा. आएगा. यहाँ प्लस की जगह माइनस साइन आएगी, और इस डायग्राम में क्या होगा इधर का नहीं पता, लेकिन इधर का पता है। सोमेन गड़ेकर माइक बंद करो। ये ऐसा रहेगा, यानी ये एफ एक्स से लेफ्ट हैंड लिमिट और वैल्यू इक्वल रहेगी। यानी इस केस में हम लोग कैसे लिखेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट और वैल्यू इक्वल है। राइट हैंड लिमिट का नहीं पता वो कहाँ है, वो नहीं पता कहाँ है, वो इधर है कि नीचे है कि किधर है, वो नहीं पता। इज इट क्लियर? तो बोलो ये डेफिनेशन क्लियर हो गई। Yes, sir. तो ये हो गई अपनी Yes, sir. फ्रॉम राइट एंड कंटिन्यूटी फ्रॉम लेफ्ट। ओके, अब नेक्स्ट टॉपिक है अपना, जो कि सिंपल सा टॉपिक है, एंड दैट इज इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम। अब इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम के पहले मैं कुछ, अच्छा चलो इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम पहले डेफिनेशन देख लेते हैं, उसके बाद में कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स कवर कर लेंगे। नंबर फिफ्थ, और नंबर फिफ्थ में हमें दिया हुआ है इंटरमीडिएट, नाम में ही छुपा हुआ है इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम। ओके, बोलो इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम। ये इंटरमीडिएट मतलब इंटरमीडिएट मतलब कोई बता सकता है क्या होगा? बीच में का मतलब ही मिडल, ऑब्वियसली यार मिडल होना चाहिए, इंटरमीडिएट मतलब मिडल, तो बस उसी पर है ये। ले इफ एफ एक्स इज कंटिन्यूअस, ध्यान देना, मतलब इसका ग्राफ कंटिन्यूअस है ओवर इंटरवल, ओवर कंटिन्यूअस ओवर ए बी, ये समझ रहे हो क्या? क्लोज इंटरवल, पहचान देंगे इसको। ओके, एंड उसके और भी and z is any real number between f of a or f of b. fx is continuous over closed interval ab, or z is any real number between fa and fb. ओके, तो फिर देन उस थ्योरम का क्या कहना है कि देयर इज अ नंबर, देयर इज अ नंबर सी, देर इज अ नंबर, एक नंबर ऐसा जरूर मिलेगा सी बिलोंग्स टू ए बी, ए और बी के बीच में, क्लोज इंटरवल ए बी और बी के बीच में, सच दैट या सेटिस्फाइंग एफ ऑफ सी इक्वल टू जेड, यानी उस पॉइंट पर वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज इक्वल टू जेड रहेगा। अब अगर ऐसा क्या ऐसा बोलूं, तो मैं 10 बार भी तुमको बोलूं कि देखो एक फंक्शन है जो कंटिन्यूअस है, फिर z एक नंबर है जिस पर फंक्शन की वैल्यू a पर और फंक्शन की वैल्यू b पर के बीच में का नंबर है, तो हमें एक नंबर a और b के बीच में जरूर ऐसा मिलेगा जिस पर फंक्शन की वैल्यू वो z के इक्वल रहेंगी। तो ऐसा कितना भी बोलो तो तुम्हारे दिमाग में बैठेगा नहीं, या फिर हमें काफी समय लग जाएगा। समझ लेते हैं इस पर से।
डायग्राम पे से समझ लेते हैं, बहुत आसान जाएगा डायग्राम पे से समझना, विल बी टू मच इजी। सीधी हो जा रही बाबा, हो गई, गॉट इट। ओके, अब समझ लो एक फंक्शन है, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, और ये फंक्शन का ग्राफ है। तो ये फंक्शन का ग्राफ जो है वो कंटिन्यूअस है। वो फंक्शन का ग्राफ क्या है? कंटिन्यूअस है। ध्यान दो इधर, x इक्वल टू ए और x इक्वल टू बी पर ये फंक्शन अगर हमने ऐसा ड्रॉ किया तो a पर ये पॉइंट, तो ये हाइट, और b पॉइंट पर ये हाइट क्या डिनोट करती है? f ऑफ a। एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी। बिल्कुल सही, हमने स्टार्टिंग में देखा था। और जब ये f ऑफ a है तो ऑब्वियसली ये कितना हुआ? f ऑफ a, y की वैल्यू। अरे भाई आफ्टर ऑल ये y रहता और ये x रहता ना, तो y एन एफ एक्स एन एफ ए यहाँ पर a के लिए, तो ये पॉइंट कौन सा रहेगा? इसकी वैल्यू कितनी रहेंगी? एफ ऑफ बी। बिल्कुल सही है, समझ रहे हो नहीं है? बोलो यहां तक क्लियर हुआ क्या? यस सर। हाँ, तो अब ये थ्योरम क्या कहता है कि अगर एक पॉइंट z तुमने एफ ए और एफ बी में लिया, देखो क्या बोला, z इज एनी पॉइंट, z इज एनी रियल नंबर बिटवीन एफ ए एंड एफ बी। देखो एफ ए और एफ बी में एक पॉइंट नंबर लिया तुमने, तो फिर तुम्हें ये ऐसा और ये ऐसा, तो एक सी नंबर जरूर ऐसा मिलेगा जो ए और बी में रहेगा। ओके, और अकॉर्डिंग टू दिस वन मुझे बताओ ये हाइट कितनी आएंगी? एफ ऑफ एफ ऑफ सी। सी। हाँ वेरी गुड, ये हाइट हो जाएगी हमारी एफ ऑफ सी, और ये हाइट यानी ही तो ये कौन बन गया? एफ ऑफ जेड। एफ ऑफ एफ ऑफ सी यानी कौन? जेड। हम्म। आगे क्या थेरम समझ में आया? यस उनका कहना है जेड अगर रियल नंबर है एफ ए और एफ बी में का, तो तुम्हें ऐसा एक नंबर सी जरूर मिलेगा ए और बी में का, जिसके लिए वैल्यू ऑफ द फंक्शन, उस फंक्शन की वैल्यू वो जेड की जितनी रहेंगी। अंडरस्टैंड? क्लियर हो गया क्या? तो ये है उस इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम। तो मैंने डायग्राम से बता दिया तुमको, और लेट्स होप कि तुमको एकदम क्लियर हुआ होगा कि नहीं हुआ? इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम का क्या कहना, ये तुम समझ गए होंगे। एक छोटे छोटे बच्चों के साथ में बैठ के दिखती है। भगवान ही मालिक है तुम्हारे लोगों का। हाँ, अब इसके बाद में एक और पॉइंट मैं एक्सप्लेन कर दूं, सम एग्जांपल्स। एग्जांपल्स ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन, कंटिन्यूअस फंक्शंस। अब एग्जांपल्स ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन में ध्यान रखना, पहला कांस्टेंट फंक्शन, फॉलोइंग फंक्शंस are continuous in their domain, जो जो उसके डोमेन है उसमें। जैसे पहला नंबर का कांस्टेंट फंक्शन, अब तुमको पता होना चाहिए कांस्टेंट फंक्शन कैसा रहता। ओके, कांस्टेंट फंक्शन है सीधा सीधा एफ एक्स इज इक्वल टू इन टर्म्स ऑफ के। एग्जाम्पल के तौर पे एफ एक्स इक्वल टू 2, एफ एक्स इक्वल टू 3, एफ एक्स इक्वल टू -7/2, ये सारे कांस्टेंट फंक्शन हो गए।
जो ऑलवेज कंटिन्यूस है, ऑलवेज, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, क्योंकि उसमें एक्स रहता ही नहीं तो फिर ऑब्वियसली उसका ग्राफ कहीं ब्रेक होना ही नहीं है। दूसरा है पावर फंक्शन। पावर फंक्शन, अब पावर फंक्शन यानी सिंपल एक्स रेस टू पावर एन वाला, ओके, ये भी ऑलवेज कंटिन्यूस रहेगा। एग्जाम्पल के तौर पे एफ एक्स यानी एक्स स्क्वेयर, और तुमको पता होना चाहिए कि एक्स स्क्वेयर का ग्राफ यह ऐसा भागता पैराबोला, सॉरी ये उल्टा हो गया, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर, हाँ सर। उल्टा हो गया, ये ऐसा रहेगा ऊपर, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर। ये ग्राफ कभी ब्रेक नहीं होता इसका, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर है ना, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, लाइक दैट। अनदर एग्जांपल लेना है तो एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब, और एक्स क्यूब का ग्राफ तुम लोगों को पता होगा, नहीं तो देख लेना, मैंने बोला था कि प्ले विथ ग्राफ करके एक बुक है, वो लो। ये ग्राफ है एक्स क्यूब का, यानी यहाँ पे आएगा एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब, ये है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर, यानी एफ एक्स यानी अपना कौन है वाई, यानी वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर या वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब। ये कभी ब्रेक नहीं होंगे, एक याद रखना, जहां इन्फिनिटी आ सकता ना वहां ब्रेक होता, बस बाकी जगह ब्रेक ही नहीं होता। तीसरा फंक्शन पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल, अभी पॉलिनोमियल फंक्शन है ना क्या, तो यह ऐसा रहता हो, वो एक एग्जांपल के तौर पे जैसे ए एन एक्सेस टू ए वन नहीं, एक ए जीरो एक्सेस टू पावर एन, अनदर कांस्टेंट ए वन एक्सेस टू पावर एन माइनस वन, ए टू एक्सेस टू पावर एन माइनस टू, लेकर आखिरी में कांस्टेंट ए एन, ऑलवेज कंटिन्यूअस। एग्जाम्पल जैसे एफ एक्स इज इक्वल टू 3x रेस टू पावर 4 माइनस 5x क्यूब प्लस x प्लस 1, पॉलिनोमियल है भाई, डिग्री 4 है इसकी। सादा लिनियर 2x प्लस 3, ये भी पॉलिनोमियल है, तो इनके ग्राफ कभी ब्रेक नहीं होते, क्योंकि इनका आंसर इन्फिनिटी कभी आता ही नहीं। जब आंसर इन्फिनिटी आएगा या इनडिटरमिनेट फॉर्म आएगा, इनडिटरमिनेट फॉर्म याद आ रहा क्या, 0/0, इन्फिनिटी अपॉन Infinity upon infinity. इन्फिनिटी प्लस या माइनस इन्फिनिटी, या 1 के पावर में इन्फिनिटी, ये होते हैं इनडिटरमिनेट फॉर्म। इनडिटरमिनेट फॉर्म आ रहा है या इन्फिनिटी आंसर आ रहा है तो वो फंक्शन डिसकंटिन्यू होगा, अदरवाइज वो ऑलवेज कंटिन्यूअस रहेगा। जैसे ट्रिग्नोमेट्री में, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बोलेंगे इसको। अब इसमें ध्यान दो, साइन एक्स और कॉस एक्स लिखना पड़ेगा, एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स और एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स, ये फंक्शन ऑलवेज कंटिन्यूअस है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। और इसके ग्राफ बड़े इंटरेस्टिंग है अगर तुमने स्टडी किए होंगे तो। साइन एक्स का ग्राफ जो है वो ऐसा ऐसा चलता, या हम लोग सीईटी जेई में करेंगे उसको, दिस इज द वे टू, ये है तरीका साइन एक्स के ग्राफ का, y इक्वल टू साइन एक्स, और cos x का ग्राफ यह ऐसा चलता, ऐसा चलता हो, दिस इज द ग्राफ ऑफ व्हाट, cos x, ये y इक्वल टू cos x का ग्राफ है जो ब्रेक होता ही नहीं कभी। अब तुम बोलोगे कहां से आए कैसे आए, ये सब समझ जाएगा जब हम लोग और डिटेल में जाएंगे सीटी जेई में, ठीक है ना। लेकिन आगे के जो फंक्शन है कौन, एक tan x और tan x के जैसे ही sec x, इन दोनों की दुपटी रहते हैं कि डिनोमिनेटर में, अगर ये tan की बात करूं तो मैं sin अपॉन cos हो जाता,
सेक की बात करूं तो 1/cos हो जाता, और जहां जहां cos 0 होता वो छोड़ दो, और वो कौन है, तो ऑड नंबर ऑफ π/2। क्या करना है, ऑड नंबर ऑफ π/2 छोड़ देना पड़ता, मतलब π/2, 3π/2, 5π/2 ये छोड़कर ये फंक्शन ग्राफ, इनके ग्राफ ब्रेक हो जाते, टूटते हैं, ब्रेक होते हैं tan और कोसेक के। और कहां कहां होते हैं, तो एग्जाम्पल के तौर पे π/2 प्लस माइनस, 3π/2 प्लस माइनस 5π/2 एक्सेट्रा, इसलिए उनको छोड़ दो, वो पॉइंट छोड़कर बाकी सब पे जो है एफ एक्स इक्वल टू देना है कॉट एक्स, और इसी का कि ऐसा है कोसेक एक्स। अब इन दोनों का प्रॉब्लम क्या है, इनकी दोनों की दुपती रत क्या है कि कॉट एन कौन है, कॉस अपॉन साइन, और ये होता 1/sin, इन्हें दोनों के लिए साइन साइन खतरा है। तो साइन की वैल्यू कहां 0 होती, तो n पाई पर, मतलब अगर नोट करो तो 0 पे, पाई पे, ऑफ कोर्स प्लस माइनस पाई, प्लस माइनस 2 पाई पे, प्लस माइनस 3 पाई पर, वो छोड़ देना हमें। और इनके ग्राफ भी समझने को आएंगे, बड़ा मजा आता है जब हम लोग ये लेंगे ना, या तुम लोग भी थोड़ा सा, अगर तुमको सही में ऐसा लगता है कि मुझे पढ़ना है और मुझे अच्छा से देखना है, तो जाकर देखो, अपने टेक्स्ट बुक में भी ग्राफ दिए हुए हैं, उसमें भी देखो, आर डी शर्मा लेने को बोला था, उसमें भी देखो, उसमें भी ग्राफ दिए हुए हैं, या तुम सादा नेट में, नेट मतलब गूगल सर्च करोगे ग्राफ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो बहुत सारे तुमको ऐसे मिल जाएंगे। फिर समझ में आएगा तुमको tan x का ग्राफ कहां ब्रेक हो जा रहा, sec x का ग्राफ कहां ब्रेक हो रहा है ना। तो ये सारे हम लोग देख सकते हैं, और ये जियोजेब्रा पे मैं बता सकता हूँ, बिल्कुल बता सकता हूँ, शायद मैंने बताया भी था एक बार। तो हम लोग देखेंगे, हाँ। तो ये ग्राफ या साइन कॉस का तो बढ़िया चलता, इसका भी चलेगा। नंबर 4 क्लियर हो गया, ट्रिग्नोमेट्रिक समझ में आ गई। ट्रिग्नोमेट्री के बाद में आता है हमको एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन, अब एक्सपोनेंशियल फंक्शन यानी शॉर्टकट में a रेस टू पावर x के फॉर्म में, जिसमें a पॉजिटिव कंपलसरी है और a की वैल्यू 1 नहीं चाहिए, बस इतना ध्यान रखना। पॉजिटिव 1 रहा तो भी एज इट इज वही हो जाता, इसलिए पॉजिटिव है ना। और एग्जाम्पल के तौर पे, अगर एग्जाम्पल चाहिए तुमको, तो एफ एक्स यानी 2 रेस टू पावर x, 3 रेस टू पावर x लाइक दैट। और नेक्स्ट है, ये ऑलवेज कंटिन्यूअस है, इसका ग्राफ कभी ब्रेक नहीं होता, ऑलवेज कंटिन्यूअस। नेक्स्ट है लॉगरिथमिक फंक्शन। अब लॉगरिथमिक फंक्शन का फॉर्मूला क्या आएगा, लॉग ऑफ एक्स की डिजाइन टू द बेस ए, यहां पर भी ए ऑलवेज पॉजिटिव होना, ए नॉट इक्वल टू 1 होना। ओके, तो फिर बताओ, ये एग्जांपल अगर देखें तो log of x to the base 2 या log of x plus 1 to the base 10 like that, these are the examples। लेकिन इसमें याद रखना कि log के अंदर की क्वांटिटी ऑलवेज पॉजिटिव होना, x इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। ओके, रिजॉइन करना है, सभी को रिजॉइन करना है, ध्यान देना है। एक बार अच्छे से देख लो इसको।
तो इस तरह से है, बोलो क्लियर हो गया? एक्सपोनेंशियल लॉगरिथम। और लास्ट नंबर 7, ये रैशनल फंक्शन। रैशनल फंक्शन यानी न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में होना चाहिए, यानी एफ एक्स इज इक्वल टू व्हाट, पी एक्स अपॉन क्यू एक्स। लेकिन ध्यान रहे क्यू एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो, डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल, एफ एक्स इज इक्वल टू like 2x square minus 4x plus 1 upon x minus 3। लेकिन ये फंक्शन x इज इक्वल टू 3 पर डिफाइन नहीं है, इसलिए कंडीशन है अप्लाई कि x की वैल्यू 3 नहीं होनी चाहिए। सच अ फॉर्मूला कॉल्ड एज रैशनल फंक्शन। ऐसा फॉर्मूला रहा तो बोलना लॉगरिथमिक फंक्शन, ऐसे फॉर्मूले रहे पावर में x वाले तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये पॉलिनोमियल फंक्शन, ये पावर फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन। और ये सारे फंक्शंस कंटिन्यूअस रहते हैं। ये फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। एक्सपोनेंशियल का ग्राफ कभी नहीं टूटेगा, लॉगरिथमिक का ग्राफ भी कभी नहीं टूटता है, पर अंदर का नंबर पॉजिटिव होना, समझे? ये छोड़ दो, ऐसा लेते फॉर ऑल एक्स ग्रेटर जीरो के लिए। और रैशनल फंक्शन में भी देखो डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए, बाकी सब चलता। तो ये है कुछ एग्जाम्पल्स कंटिन्यूअस के, ये नॉलेज के लिए बस तुम्हारे पास होनी चाहिए, बाकी कुछ नहीं खास है इसका। अंडरस्टैंड? और लास्ट में इस टॉपिक का लास्ट थ्योरेटिकल पोर्शन, लास्ट नंबर 7, वो है प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शंस। ओके, कंटिन्यूअस फंक्शंस की प्रॉपर्टीज क्या रहेगी? तो इट्स वेरी सिंपल। अगर दो फंक्शन कंटिन्यूअस है, इफ एफ एंड जी, एफ एक्स एंड जी एक्स आर कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू ए, देन याद रहे नंबर 1, दोनों के एडिशन भी कंटिन्यूअस, दोनों की सब्ट्रैक्शन भी कंटिन्यूअस, दोनों का प्रोडक्ट भी कंटिन्यूअस, दोनों का डिवीजन भी कंटिन्यूअस। सिर्फ डिवीजन के वक्त याद रखना कि जी ऑफ ए की वैल्यू नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। और दोनों का कंपोजिट फंक्शन, मतलब फंक्शन के अंदर फंक्शन, इस तरह से एफ ऑफ जी ऑफ एक्स या फिर जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, ये भी कंटिन्यूअस रहता। यानी दो कंटिन्यूअस है तो उसके एडिशन भी कंटिन्यूअस, आर कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू ए। मतलब समझे ना? जैसे दो फंक्शन है, एक थोड़ी देर के लिए एक्स स्क्वायर फंक्शन है और दूसरा साइन एक्स फंक्शन है, तो एक्स स्क्वायर ये कंटिन्यूअस है, हमको पता है एक्स स्क्वायर का ग्राफ बिल्कुल टूटता नहीं, साइन एक्स का ग्राफ कभी नहीं ब्रेक होता, ये भी कंटिन्यूअस ये भी कंटिन्यूअस। तो एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स का जो ग्राफ बनेगा वो भी ऑलवेज कंटिन्यूअस रहेगा। एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स, एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय साइन एक्स, वो साइन एक्स के छोड़कर, डिनोमिनेटर छोड़कर, जीरो छोड़कर, वो एन पाए, इन सब पर क्या रहेगा, फंक्शन इज कंटिन्यूअस। ऐसा इसका मीनिंग है। बोलो थ्योरेटिकल पोर्शन क्लियर हो गया सब? कोई डाउट है? सो यहां पर हम लोगों ने इस चैप्टर की पूरी थ्योरी कंप्लीट कर ली अभी, और इस चैप्टर में सिर्फ एक ही एक्सरसाइज है, लेकिन इन्होंने जो एक्सरसाइज दी है ना, बहुत बहुत मिक्स करके दी, बहुत किचकट करके दिया है। तो इसको हम हमारे हिसाब से बहुत सिस्टमेटिक वे से तैयार करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं इसमें के एग्जांपल्स। इसलिए मैं तुम लोगों को इस एक्सरसाइज के एग्जांपल नंबर 1 2 3 4 से ना पढ़ाते हुए टाइप वाइज पढ़ाऊंगा। ओके, तो हम लोग अब स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट टॉपिक अपना, और वो है
टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स ऑन कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी पे कंटिन्यूटी के जितने भी एग्जाम्पल्स है उसको हम लोग कुछ सिस्टमेटिक वे से एक 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 करके तैयार कर लेते हैं। तो इसलिए मैं यहां पर डालूंगा हेडिंग टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स ऑन कंटिन्यूटी। ओके, बेसिकली इसमें टोटल 4 टाइप्स है। अब 4 टाइप्स में से मैं पहले तुम लोगों को टाइप वाइज एक्सप्लेन कर देता हूं कि कौन सा प्रॉब्लम कौन से टाइप में जाएगा। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और वैसे मिसलेनियस फिफ्थ। मिसलेनियस मतलब बाकी के सारे मिक्स करके। तो देखो क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज नंबर 8 ऑब्वियसली एक्सरसाइज नंबर 8। एक्सरसाइज नंबर 8 का पूरा क्वेश्चन नंबर 1 ये फर्स्ट टाइप में जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 भी फर्स्ट टाइप का है। ये सारे तुम लोग जब पढ़ोगे तब समझ में आएगा। 3, 4 को कट कर दो। देन क्वेश्चन नंबर 5 ये भी फर्स्ट टाइप में आएगा। देन क्वेश्चन नंबर 8 ये फर्स्ट टाइप में है। और क्वेश्चन नंबर 13 ये एक टाइप के एग्जाम्पल है, एक जैसे एग्जाम्पल रहेंगे ये, जिसमें एक जैसी मेथड है सब में। जैसा मैं कह रहा हूं वैसा करोगे ना तो तुमको कंटिन्यूटी बहुत इजी लगेगी। लिमिट आता होगा तो कंडीशन अप्लाई, स्टार स्टार स्टार। लिमिट नहीं कंटिन्यूटी नहीं, लिमिट नहीं आया कंटिन्यूटी नहीं आएगा। इसलिए कल लिमिट पर टेस्ट रहेंगी। सभी लोग ध्यान से सुन लो, कल लिमिट चैप्टर पर। सो क्वेश्चन नंबर 13 ये फर्स्ट टाइप में आएगा। तो फर्स्ट, सेकंड, फिफ्थ, 8 और 13 ये एक्सरसाइज नंबर 8.1 में के क्वेश्चंस है जो फर्स्ट में आएंगे। फर्स्ट टाइप के प्रॉब्लम है, इनकी सबकी मेथड एक जैसी रहेगी। तो सेकंड टाइप में कौन से प्रॉब्लम जाएंगे तो वो भी नोट कर लो। सेकंड टाइप में जाने वाला है क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11। ओके, ये दोनों जाएंगे सेकंड टाइप में। तो थर्ड टाइप में कौन सा जाएगा क्वेश्चन नंबर 6। थर्ड टाइप में, एक मिनट, थर्ड टाइप में क्वेश्चन नंबर 7 जाएगा पहले, एक्सटेंशन वाला अलग से। और क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 9 जाएगा तुम्हारा फोर्थ टाइप में। और जो फिफ्थ है उसमें बाकी के एग्जाम्पल जो कि जाएंगे, लेकिन उसमें भी देखो 15 और 16 ये इजी है, ये IMVT पर है, मतलब इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम पे है। एंड रिमेनिंग एग्जाम्पल ये जेई के हिसाब से है। रिमेनिंग जो है वो जेई पॉइंट ऑफ व्यू है, मतलब डिफिकल्ट लेवल के है, अननेसेसरी है अभी फिलहाल। अंडरस्टैंड? तो दिस इज द बाइफर्केशन। और अब अगर हम लोग इस सिस्टमेटिक वे से पढ़ेंगे ना तो सारे क्वेश्चंस अपने को जम जाएंगे। ओके, और जो मैंने छोड़ दिए वो छोड़ दो अभी फिलहाल, मतलब कंफ्यूजन नहीं होंगे। नहीं तो क्या हो जाता पता है क्या, बीच में एक आधा प्रॉब्लम आ जाता इतना भयंकर कि हमको ध्यान में नहीं आता, फिर हम लोग चिल्लाते अरे बाप रे कितना भयंकर है, कितना भयंकर है, कितना भारी है। वो एक प्रॉब्लम की वजह से सारे बदनाम हो जाते। जैसे क्लास में स्टूडेंट्स रहते, अरे एक मस्तीखोर रहता, एक काड़ेल रहता, तो पूरा क्लास बदनाम हो जाता, पूरा क्लास को पनिशमेंट मिलती। होता ना ऐसा? हुआ है तुम्हारे साथ में भी Yes, sir. कि एक प्रॉब्लम इतना भयंकर आ जाता, उसमें आड़ा टेढ़ा सारे कंडीशंस के साथ में, वो भी बीच में आ जाता कहीं तो भी, तो हमको लगता अरे बाप रे ये चैप्टर कितना भारी है। तो वो चीज हटा लेनी है हमको, ठीक है ना? हाँ, तो अब ये ध्यान दो, मैं तुमको
बढ़िया टाइप वाइज लिख के दो। सो फर्स्ट टाइप के एग्जाम्पल कैसे रहेंगे, उसमें क्या गिवन रहेगा, क्या निकालना है और कैसे निकालना है, ये सब लिख के दूंगा मैं। यानी मैं ऐसे लिख के दूंगा, गिवन क्या रहेगा, टू फाइंड क्या रहेगा, और फिर उसके लिए मेथड कैसे अप्लाई करनी है, ये सारा हम लोग करने वाले हैं। करेक्ट, समझे? हाँ, तो अब सबसे पहले आता है हमारा इस प्रॉब्लम में गिवन क्या रहेगा। इस प्रॉब्लम में हमारे पास एफ एक्स का फॉर्मूला रहेगा गिवन। एफ एक्स गिवन है मतलब फॉर्मूला गिवन है। अब भी एफ एक्स का एक फॉर्मूला भी हो सकता है और दो फॉर्मूले भी हो सकता है। एफ ए गिवन रहेगा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट फॉर्म में। डायरेक्ट बोले तो वैल्यू डायरेक्ट दी हुई रहेगी, और इनडायरेक्ट बोले तो इनडायरेक्ट रहेगी, मतलब निकालनी रहेगी। एग्जांपल लूंगा तो सब समझ में आ जाएगा तुमको। एफ एक्स का फॉर्मूला और एफ ए ये दोनों गिवन है। हाँ, निकालना क्या है, तो कुछ नहीं रे बाबा, चेक करना है हमको कंटिन्यूटी, मतलब एग्जामिन करनी है कंटिन्यूटी। एग्जामिन मतलब चेक द कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन, मतलब ये फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं, बस इतना चेक करना है और कुछ नहीं करना है, उसको बोलते हैं कंटिन्यूटी। और मेथड क्या रहेगी, तो पॉइंट नंबर 1, तुमने अगर ऐसा लर्न कर लिया ना तो बस, यानी ऐसा हो गया, वो एक्सपर्ट कैसे बन रहा है, अच्छा ये बीमारी है क्या, ये बीमारी है क्या, ऐसा है क्या, चलिए दवाई ले निकल। वैसे हम लोगों ने पहचान लिया कि इसमें गिवन क्या है, इसमें टू फाइंड क्या करना है, और मेथड नंबर 1 2 3 लर्न कर लो, खत्म। सबसे पहले कर लेना फाइंड एफ ए, जो कि ऑलरेडी एक तो गिवन रहेगा या इनडायरेक्टली गिवन रहेगा, बस उतना लिख लेना है। ऑलरेडी गिवन रहेगा वो, नहीं तो फिर इनडायरेक्टली गिवन रहेगा, तो इनडायरेक्टली को डायरेक्ट करना पड़ेगा, बस उतना है एफ ए। और फिर करना फाइंड लिमिट या लिमिट्स, वो डिपेंड है प्रॉब्लम पे, यानी दैट इज हमें एक तो एल निकालना है या फिर एल माइनस एल प्लस दोनों निकालना है। अब एल कब, एल माइनस एल प्लस कब, तो ये ऑलरेडी मैं तुमको कल समझा चुका हूं। एक फंक्शन रहेगा, दोनों साइड में सेम रहेगा उस पॉइंट के, तो एक ही लिमिट, और दो अलग अलग है, पीस वाइज फंक्शन है, ब्रेक ब्रेक में दिया हुआ है, तो दो लिमिट निकालना है। और तीसरा पॉइंट, बस चेक कर ले, जस्ट चेक इट कि एल माइनस या एल इज इक्वल टू एफ ऑफ ए है कि नहीं, या जरूरत गिरने पर एल माइनस एल प्लस एफ ऑफ ए है कि नहीं। बताओ अगर मुझे कौन सा डिफिकल्ट लग रहा है। मेथड अगर पता है तो क्या करना है, इसमें लिमिट निकालना पड़ेगा बस। लिमिट निकालने के लिए लिमिट आना चाहिए, अगर तुमने लिमिट नहीं आया तो ये जमेगा नहीं। इसीलिए मैंने तुरंत कल के कल लिमिट की रेस रखी है कि तुम लोग आज कुछ भी हो जाए ताकत से लिमिट तैयार कर लो, मतलब हम लोगों को परसों जब लिमिट की प्रॉब्लम करेंगे, कंटिन्यूटी की प्रॉब्लम करेंगे, तो उसमें लिमिट जमना शुरू हो जाए। सो कल की टेस्ट यही समय में रहेगी 5 बजे। ओके, 5 to 6 सब्जेक्टिव टेस्ट रहेगी और तुमको देना है लिमिट की टेस्ट। अंडरस्टैंड? चलो एक एग्जांपल कर लेते, जल्दी से एग्जांपल हो जाएगा, इंटरेस्टिंग एग्जांपल है। सो एक्सरसाइज नंबर 8.1 की है ऑलरेडी सभी के एग्जांपल। तो पहली टाइप लिखी थी, मैं एक एक टाइप लिखूंगा, एक एक प्रॉब्लम करूंगा, ठीक है ना। तो कौन सा क्वेश्चन, फर्स्ट में का सेकंड कर लेते हैं, जल्दी समझ में आ जाएगा। हाँ, फंक्शन गिवन कैसे, देखो अगर 1 मिनट ज्यादा भी लगे तो रुकना, पूरा क्लास करना, कोई भी हालत में अब्सेंट मत रहना, नहीं तो समझेंगे नहीं रे बाबा। देखो कुछ लोगों ने ज्वाइन नहीं किया है, सारे फिटेंगे, और यही वो है जो सब बोलते हैं कि समझ नहीं रहा है, डिफिकल्ट जा रहा है। हाँ, अब मुझे बताओ इस केस में एट एक्स इक्वल टू पाई बाय 4 ऐसा बोला है, इसका मतलब ये पॉइंट पर चेक करना है, इसका मतलब ए की वैल्यू कितनी है, पाई बाय 4। एक्स इक्वल टू ए बोलते हैं ना हम, तो ए की वैल्यू कितनी हुई, पाई बाय 4। अच्छा, इस फंक्शन को पहचाना है क्या, ये कौन सा फंक्शन है,
Trigonometric. पीस वाइज है ना ये? हाँ, पहला एग्जांपल इसलिए डिटेल में बता रहा हूँ। π/4 तक और π/4 पे भी कौन सा फंक्शन है ऑपरेट हो रहा? sin x। और π/4 के आगे कौन सा फंक्शन है? cos x। ये समझ में आई ना स्टेप कि नहीं? Yes, sir. ये सिर्फ समझाने के लिए, ये तुमने डायग्राम नहीं भी निकल तो चलता, पर निकालो तो ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। बोलो ऐसे फंक्शन में हमें एक लिमिट निकालना है कि दो लिमिट निकालना है? दो लिमिट. गुड। दो लिमिट. दो. पॉइंट नंबर 1, पहले क्या करना है? फाइंड एफ ए। अब देखो एफ ए का मतलब एफ ऑफ π/4। और एफ ऑफ π/4 डायरेक्टली गिवन नहीं है, तो देखो हम बोलेंगे एड x इक्वल टू π/4। ध्यान देना, बड़े इंटरेस्टिंग है। बोलो कौन सा फंक्शन राज कर रहा है, कौन सा फंक्शन डिफाइंड है? sin x की cos x? fx sin x Sin x. हाँ, sin x है ना? तो sin x बिल्कुल सही। और जिसको ये समझ में आ गया उसको तो 50% ऐसे ही जम गया रे बाप। गॉट इट? अब यहां पर देखो fx यानी sin x है, सो f ऑफ π/4 x की जगह π/4 पुट कर दो, इधर आएगा 1 by root 2. करेक्ट। और बोलो sin π/4 की वैल्यू कितनी है? 1/√2 1 by root 2. मिल गया तुम्हें एफ ए। पॉइंट नंबर 1 क्लियर हुआ? Yes, sir. yes ये निकल गया। और निकालना क्या? तो डायरेक्ट पुट कर देना वो नंबर, और कुछ नहीं करना, डायरेक्ट पुट कर देना उस फंक्शन में। कभी गिवन रहेगा कभी नहीं रहेगा। चलो कंसीडर, बोलो एक लिमिट की दो लिमिट? दो. दो। दो लिमिट. पहले लेफ्ट लिमिट निकाल लेते हैं। लिमिट एक्सटेंड्स टू π/4। ए रहता ना, ए की जगह π/4 आएगा। बोलो कौन सा फंक्शन लिखूं लेफ्ट हैंड में? लिमिट को π/4 के लेफ्ट में, मतलब अपने लेफ्ट में। हम प्रॉब्लम को देख रहे हैं ना, तो अपना लेफ्ट यानी प्रॉब्लम का लेफ्ट। तो π/4 का लेफ्ट कौन? Sin x. Sin. Sin x. sin x यहाँ पे डालूंगा मैं sin x। और लिमिट निकालने की पहली मेथड डायरेक्ट पुटिंग, direct put until and unless इंफिनिटी भी चल जाता लगे तो 0/0 इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी या 1 इंफिनिटी ऐसा ना आ जाए, या इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी, इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी ना आ जाए। मतलब कितना? 1/√2। 1/√2 बोलो समझ में आया? कितना इजी Yes. है? yes sir Yes, sir. इस तरह से हमने लेफ्ट हैंड लिमिट निकाला, उसी तरह से राइट हैंड लिमिट। हमने लेफ्ट लिमिट निकाल लिया, याद है ना वो ब्रिज? हमने पहले पिलर की हाइट देख ली कितनी है, वो पिलर की हाइट कितनी है? 1/√2। अब हमने लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लिया, वो भी हाइट कितनी आ रही? 1/√2। अब राइट हैंड लिमिट निकालना है हमको, वो कितना जा रहा? तो बोलो रे बाबा लिमिट एक्स टेंड्स टू π/4। कौन सा फंक्शन? राइट में कौन सा फंक्शन है? cos बिल्कुल सही है, वेरी गुड। मैं थोड़ा सा स्पीड से इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि समय हमारे पास हो चुका है ना, इसलिए। बोलो कितनी वैल्यू आई? 1/√2 1 by root 2. 1/√2 1 by root. है ना? 1 by root 2. तो- Continuity है. and बोलो फ्रॉम 1 2 3। Continuity है. अरे हो गया ना? लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और वैल्यू, ये तीनों की तीनों इक्वल। equal इसलिए फाइनल आंसर fx इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू a। बट a मतलब कौन हमारा? 5/4 बोलो क्लियर हुआ क्या प्रॉब्लम? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. हाँ, हम बोलो कितना इजी गया। अब हमारे पास सिस्टमेटिक है। अब मैं बोलता हूँ कि देखो मैंने एक ही एग्जांपल समझाया और तुमको फर्स्ट टाइप के सारे एग्जांपल बता दिए मैंने कैसे कैसे है। तुम ये सारे ट्राई कर सकते हो until and unless तुमको लिमिट आना चाहिए। गॉट इट? मुझे पूरा यकीन है कि अगर तुम लोगों ने सही में बहुत अच्छे से लिमिट तैयार कर लिया है तो ये सारे एग्जांपल तुमको जमेंगे और इंटरेस्टिंग है। करके देखो, गलत भी हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं ना यार, अपन है ना, करेंगे हम लोग।
चलो बोलो, समझ में आ गया? बाकी का परसों, क्योंकि कल टेस्ट है और टेस्ट का टाइमिंग पता है 5 तुमको? to 6. 5 to 6। वेदांत उमाड़े को पूछना है जेई की बैच है क्या? बताओ रे बाकी के लोग इसको। नहीं. नहीं है। नहीं है। वेदांत उमाड़े शायद कल था ही नहीं, या अभी तक इतने दिनों से गायब था। बेटा पता होना चाहिए था ना कि थर्सडे को नहीं रहती। अभी फिलहाल हम लोग वीकली 3 डेज ही ले रहे हैं, बाद में कंटिन्यू करेंगे उसको। चलो बाय, अटेंडेंस लगा दो, बाय।